दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के सारांश एवं द हिंदू में प्रकाशित लेख कैबिनेट अप्रूव्स न्यू बायोफ्यूल्स पॉलिसी पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का प्रयास है कि जैव ईंधन उत्पादन के लिए स्वदेशी बायोमास का अधिकतम विकास हो और उसके उपयोग को ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके। इस नीति में नए फीड स्टॉक्स के आधार पर अगली पीढ़ी को अधिक कुशल जैव ईंधनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास की भी परिकल्पना की गई है। यह नीति जैव ईंधन विकास के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य, रणनीति और दृष्टिकोण को भी निर्धारित करेगी। इसके साथ ही यह जैव ऊर्जा के लिए तकनीकी, वित्त और तंत्र को सक्षम करने के लिए एक ढांचा भी प्रस्तावित करती है। आइए सबसे पहले जैव ईंधन नीति की पृष्ठभूमि और भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसलिए किसी देश की ऊर्जा रणनीति का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा एवं लोगों तक उसकी सुलभ पहुंच होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण हितैषी हो तथा उत्पादन में प्राथमिक स्रोतों का अनुकूलतम प्रयोग हो। एक तरफ जहां जीवाश्म ईंधन सीमित होने के साथ साथ गैर नवीकरणीय और प्रदूषण युक्त होता है, वहीं दूसरी तरफ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्वदेशी, गैर प्रदूषणकारी और लगभग असीमित हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों को लेकर विश्व बाजार में उतार चढ़ाव भी होता रहता है। कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, खासकर विकासशील देशों को। घरेलू कच्चे तेल की आपूर्ति से हमारे देश की जरूरत का लगभग 23% हिस्सा ही पूरा हो पाता है, जबकि बाकी जरूरत को आयात के द्वारा पूरा किया जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास इत्यादि के अनुकूल हैं। इसके साथ ही यह किसानों की आमदनी दोगुनी करने, तेल आयात कम करने, रोजगार सृजन एवं कचरे से ईंधन का निर्माण करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम कुछ कारणों से बड़े पैमाने पर प्रभावित रहा है, जिसमें प्रमुख है फीड स्टॉक की लंबे समय तक उपलब्धता एवं परिमाण में कमी। इन्हीं कमियों को देखते हुए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इस नीति का लक्ष्य जैव ईंधन को ऊर्जा क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना है। संभावना है कि आने वाले दशकों में देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन मुख्य भूमिका निभाए। यह नीति पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के उपयोग तथा इसके स्रोतों के विकास के बारे में बताएगी। साथ ही यह ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण, नए रोजगार के अवसर और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इस नीति का लक्ष्य हर समय बाजार में जैव ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। 2017 तक पेट्रोल में 20% जैव ईंधन, जिसमें जैव डीजल और जैव इथेनॉल दोनों शामिल हैं, के मिश्रण का लक्ष्य प्रस्तावित है। अब हम इस नीति की रणनीति और दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। इस रणनीति के तहत भारत में जैव ईंधन के विकास के लिए केवल गैर खाद्य तिलहनों और खेती के अपशिष्ट एवं गैर वन भूमि का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में जैव इथेनॉल मुख्य रूप से चीनी के उप उत्पाद शीरा से उत्पादित होता है। साथ ही भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी गैर खाद्य बायोमास पर आधारित हो। इन कारणों से ईंधन बनाम खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रहेगा। इसमें किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को बागान लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की भी बात की गई है, क्योंकि इनके द्वारा जैव डीजल और जैव इथेनॉल के लिए बायोमास प्राप्त किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पंचायतों के परामर्श से किसानों, सहकारी समितियों
और स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाएगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके। आइए अब बायोफ्यूल के क्षेत्र और कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। जैव ईंधन गैस या द्रव ईंधन है जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित परंपरागत ईंधन से अलग नवीकरणीय बायोमास स्रोतों के जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होते हैं, जैसे इथेनॉल एवं बायोडीजल। कृषि, वानिकी और इनसे संबंधित उद्योगों के साथ साथ औद्योगिक और नगरपालिकाओं के उत्पादों, कचरों और अवशेषों के जैव अपघटित अंश को बायोमास कहते हैं। इथेनॉल का उत्पादन चीनी युक्त पदार्थों जैसे गन्ना, चुकंदर एवं स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे मक्का, कसावा, शैवाल इत्यादि पदार्थों से होता है। साथ ही इसके उत्पादन में सेल्यूलोज युक्त सामग्री जैसे गन्ने की खोई, लकड़ी का अपशिष्ट, कृषि और वानिकी अपशिष्ट इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। खाद्य और गैर खाद्य वनस्पति तेल तथा पशु वसा से उत्पादित फैटी एसिड के मिथाइल या एथिल एस्टर को बायोडीजल कहते हैं। अन्य बायोफ्यूल्स में बायोमेथेनॉल, बायोसिंथेटिक फ्यूल इत्यादि आते हैं। अब चर्चा करते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी की कुछ मुख्य विशेषताओं की। इस नीति के तहत बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वे आधारभूत जैव ईंधन आते हैं जिन्हें पहली पीढ़ी का जैव इथेनॉल और जैव डीजल कहते हैं। दूसरी श्रेणी के तहत ऐसे उन्नत जैव ईंधन आते हैं जिसमें दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल एवं ठोस कचरे से ड्रॉप इन फ्यूल शामिल है। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में बायो सीएनजी इत्यादि को श्रेणीबद्ध किया गया है। इस नीति में चीनी युक्त पदार्थ जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, गन्ने का रस तथा स्टार्च वाली सामग्री जैसे मक्का, कसावा एवं मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त खराब अनाज जैसे टूटा चावल, गेहूं, सड़े हुए आलू को बायोमास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इसके द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का दायरा बढ़ाया गया है। अतिरिक्त उत्पादन के समय किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने की आशंका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इस नीति में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल जैव रिफाइनरी के लिए पहली पीढ़ी के जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहन देने की भी बात की गई है। यह नीति गैर खाद्य तिलहनों एवं इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल आदि से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र के स्थापना पर भी जोर देती है। आइए अब इस नीति के संभावित लाभों पर बात करते हैं। इस नीति के द्वारा परंपरागत ईंधनों के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। गौरतलब है कि E10 ईंधन बिना सीसा वाले पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत पेट्रोल में 9 से 10% इथेनॉल मिलाया जाता है। 1 करोड़ लीटर E10 के द्वारा वर्तमान दरों पर 28 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस नीति के विभिन्न लाभों के तहत स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण आयाम है। 1 करोड़ लीटर E10 से करीब 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही फसलों को जलाने में कमी आने एवं कृषि अवशिष्ट तथा कचरों के जैव ईंधनों में परिवर्तित होने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। नई नीति के अंतर्गत जैव ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किए जा चुके खाद्य तेलों के प्रयोग को शामिल किया गया है। खाद्य तेलों का लंबे समय तक दोबारा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार यह नीति स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भी मुहैया कराएगी। इस नीति के तहत निगम के ठोस कचरों के प्रबंधन की बात भी की गई है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के द्वारा कचरा, प्लास्टिक और निगम के ठोस कचरों को ड्रॉप इन ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के रूप में दूसरी पीढ़ी के जैव रिफाइनरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन जैव रिफाइनरी संयंत्रों के परिचालन से ग्रामीण स्तर पर विभिन्न रोजगारों का सृजन होगा। द्वितीय पीढ़ी की ईंधन प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषि संबंधी अवशिष्टों, अतिरिक्त अनाजों एवं कचरों को एथेनॉल में बदला जा सकता है। यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजन का कार्य करेगा। निष्कर्ष की बात करें तो जैव ईंधनों में देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन हैं, जिनके प्रयोग से विश्व को कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर लाभ होगा। जैव ईंधन के लिए भारतीय दृष्टिकोण
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कुछ अलग है, इसलिए उनकी नीतियां खाद्य सुरक्षा के अनुकूल नहीं है। लेकिन भारत की यह नीति पूरी तरह से कृषि के लिए प्रतिकूल भूमि एवं गैर खाद्य फीड स्टॉक्स पर आधारित है। इस तरह ईंधन बनाम खाद्य सुरक्षा का संभावित संघर्ष संभव नहीं होगा। इस नीति की सफलता के लिए जरूरी है कि इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। साथ ही इसका भी प्रयास हो कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए गांवों और शहरों में लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति की मदद से मौजूदा वक्त में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में हो रही वृद्धि से जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके नुकसान से निपटने में भारत को मदद मिलेगी। साथ ही विश्व समुदाय में भारत की साख में भी इजाफा होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की मुख्य विशेषताओं एवं उसे लाने के पीछे निहित कारणों पर प्रकाश डालें। साथ ही भारत में दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी के ईंधनों के विकास में आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट करें।